नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं ESO 16 के बारे में, जिसका विषय है भारत में सामाजिक समस्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सामाजिक समस्याओं से आप क्या समझते हैं। सामान्य रूप से कोई भी समाज समस्याओं से मुक्त नहीं है। सामाजिक समस्या शब्द दो शब्दों को व्यक्त करता है, सामाजिक और समस्या। सामाजिक शब्द का अर्थ है समाज में रहने वाले लोग, यानी कि हम सभी। और समस्या का अर्थ है कोई भी संकट, अवरोध या कमी जो समाज को संकट में डालती है, समाज में समस्याओं को उत्पन्न करती है। इस प्रकार सामाजिक समस्या एक वो समस्या है जो समाज में जटिलता उत्पन्न करती है, संकट उत्पन्न करती है। अलग अलग समाजों में अलग अलग सामाजिक समस्याएं होती हैं, और कुछ सामाजिक समस्याएं निम्न हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, महिला संबंधी समस्याएं, जातिगत असमानता, अंधविश्वास और आडंबर, बाल मजदूरी, मादक द्रव्य दुरुपयोग या नशीले पदार्थ, हिंसा और आतंकवाद, वृद्धों संबंधी समस्याएं, अनुसूचित जनजातियां और पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गरीबी का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसी स्थिति जब किसी व्यक्ति के पास या मानवीय समूह के पास इतना पैसा भी ना हो कि वो अपनी जरूरत की वस्तुएं जैसे भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास का प्रबंध कर सके, वो अपनी चीजों को स्थापित ना कर सके, यानी कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने जीवन को सामान्य रूप से चला सके। इस स्थिति को गरीबी कहा जाता है, निर्धनता कहा जाता है। दूसरा है बेरोजगारी। बेरोजगारी का शाब्दिक अर्थ है बिना रोजगार के वे मानवीय समूह जो काम करना चाहते हैं, काम करने को तैयार हैं, परंतु बाजार में उपलब्ध मजदूरी दर पर उन्हें काम प्राप्त नहीं हो पा रहा है, बेरोजगारी कहलाती है। सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता शब्द संप्रदाय से बना है, जिसका अर्थ है धर्म विशेष। जब किसी धर्म के लोग या जब कोई मानवीय समूह अपने धर्म के प्रति तो उदार परंतु दूसरे धर्मों को हीन दृष्टि से देखता है, उन्हें नष्ट करने का प्रयास करता है, तो वह सांप्रदायिकता कहलाती है। कहने का अर्थ है कि धर्म के प्रति इतना कट्टर हो जाना कि अपने धर्म को तो विशेष महत्व देना, परंतु दूसरे धर्मों को नकारात्मक रूप से देखना, उसे नष्ट करने का प्रयास करना सांप्रदायिकता कहलाता है। महिला संबंधी समस्याएं, इसमें आपका दहेज प्रथा, महिलाओं से छेड़छाड़, बलात्कार, महिलाओं से हिंसा और महिलाओं की अन्य समस्याओं को शामिल किया जाता है। जातिगत असमानता। भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जातिगत असमानता है। भारतीय समाज में वर्ग जातिगत आधार पर बटे हुए हैं। जैसे आपके यहाँ चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्णों के अंदर बहुत सारी जातियां हैं और ये जातियां उच्च और निम्न बटी हुई हैं, जिससे जातिगत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अंधविश्वास और आडंबर। भारत में धर्मों की एक लंबी श्रृंखला है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, और इन सभी धर्मों का वास्तविक औचित्य है नैतिकता स्थापित करना, परंतु ये सभी धर्म कहीं ना कहीं नकारात्मक हो चुके हैं। इनके अंदर अंधविश्वास है, आडंबर है, जो समाज में बड़ी जटिलता उत्पन्न करते हैं। बाल मजदूरी। वे सभी बालक जो वयस्क नहीं है, जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है और वो ना चाहते हुए भी किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में मजदूरी करने को विवश हैं, तो यह स्थिति बाल मजदूरी कहलाती है। मादक द्रव्य दुरुपयोग। आज हमारे समाज में नशा अपना पैर जमा चुका है। शराब, तंबाकू, अफीम, चरस, गांजा, ये सभी सेवन करने वाले स्थिति नशेड़ी कहलाते हैं और इनका प्रयोग वास्तव में समाज के लिए हानिकारक है, तो इस स्थिति को मादक द्रव्य दुरुपयोग कहा जाता है। हिंसा और आतंकवाद। आज मानव अपने आप से बाहर रहता है, छोटी छोटी बातों पर हिंसा कर बैठता है। उसके अलावा आतंकवाद का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जब कोई विचार पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे समूह को डराकर धमकाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, या एक ऐसी विचारधारा जब कोई मानवीय समूह बम विस्फोट करके, अंधाधुंध गोलियां चला करके, ट्रेन हाईजैक करके, हवाई जहाज हाईजैक करके अपनी दबाव बनाना चाहता है, सरकार से अपनी मांग बनाना चाहता है, तो यह स्थिति आतंकवाद कहलाती है। वृद्धों संबंधी। आज समाज में वृद्ध पूरी तरह से अकेले हो चुके हैं। वो दिन रात किसी कोने में पड़े रहते हैं और उनके बच्चों के द्वारा या उनके
जानने वालों के द्वारा उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे वृद्धों के रखरखाव की समस्याएं, उनके प्रति सहानुभूति की समस्याएं, उनकी दवाई की समस्याएं, ये सभी वृद्ध संबंधी समस्याएं हैं। और इसके अलावा है अनुसूचित जनजातियाँ, वे सभी लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी पर्यावरण क्षेत्र में रहते हैं, अर्थात वे अपना जीवन यापन प्रकृति के माध्यम से करते हैं, तो इन्हें आदिवासी, जनवासी, गिरवासी, जंगली कहा जाता है और इनको सर्वाधिक शोषण हो रहा है। इसके बाद पर्यावरण संबंधी समस्याएं, पिछले 100-200 सालों में पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन हुआ है, लगातार पेड़ काटे गए, नदी नालियां गंदे हो चुके हैं, समुद्र कचरे का ढेर बन चुका है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर का पिघलना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में भारत की मुख्य सामाजिक समस्याएं क्या हैं? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और यहाँ विश्व की दूसरी बड़ी आबादी निवास करती है। इसके साथ साथ भारत एक बहुलवादी देश है, अर्थात यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्मों, जातियों, भाषाओं, आचार विचार के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। इसलिए भारत में सामाजिक समस्याओं का स्वरूप भी बहुत ही व्यापक है। भारत की सामाजिक समस्याओं को हम एक श्रृंखला में बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1, बढ़ती हुई जनसंख्या। भारत की आबादी विश्व की दूसरी बड़ी आबादी है। हाल ही में भारत की आबादी 141 करोड़ हो गई है। इस प्रकार आबादी बढ़ने का अर्थ है अधिक मांग, और भारत के पास इतने पर्याप्त साधन नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी की पूर्ति की जा सके। बढ़ती आबादी गरीबी को जन्म देती है, बढ़ती आबादी बेरोजगारी को जन्म देती है, बढ़ती आबादी कुल मिलाकर सभी समस्याओं की जननी है, और बढ़ती हुई आबादी पर्यावरण पर भी जोर डालती है। बेरोजगारी। बेरोजगारी आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी का शाब्दिक अर्थ है रोजगार का ना होना, यानी कि वे सभी व्यक्ति जो बालिग हैं, काम करना चाहते हैं, परंतु उन्हें बाजार में काम उपलब्ध नहीं हो रहा है, बेरोजगारी कहलाती है। आज भारत के युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, और भारत में बेरोजगारी के कई रूप हैं, जैसे प्रत्यक्ष बेरोजगारी, अप्रत्यक्ष बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संघर्षात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी आदि। प्रवास या प्रवर्जन। भारत में प्रवास भी एक बड़ी समस्या है। प्रवास का शाब्दिक अर्थ है प्रयोजित आवास। जब कोई मानव या जब कोई मानवीय समूह एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर बस जाता है, तो यह प्रवास कहलाता है। भारत में जितने भी मेट्रो सिटीज हैं या बड़े नगर हैं जहाँ कल कारखानों की स्थापना है, उन स्थानों पर दूर दूर से लोग आकर बस रहे हैं, जिससे भारत के कुछ क्षेत्रों में तो आबादी बहुत ही कम है और कुछ क्षेत्रों में आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नंबर 4 है तेजी से बढ़ती महंगाई। महंगाई का अर्थ है कि लगातार वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होना। पिछले 2 दशकों में देखा गया है कि भारत में महंगाई बहुत तेज गति से बढ़ रही है, यानी कि लोगों की आय का स्तर उतना नहीं बढ़ा जितना खर्च का स्तर बढ़ रहा है, अर्थात लोगों की वास्तविक आय लगातार घटती जा रही है। उनकी आवश्यक वस्तुएं, उनके पदार्थ, खाने पीने की वस्तुएं, सभी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको ही महंगाई कहा जाता है, और भारत में लगभग हर दूसरा व्यक्ति इस महंगाई से त्रस्त है। अगला है गरीबी। गरीबी का शाब्दिक अर्थ है निर्धनता। निर्धनता का अर्थ है धन का ना होना, धन का अभाव होना। आज हम जानते हैं कि किसी भी चीज को खरीदने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, धन सबसे बड़ा माध्यम है। और आज बेरोजगारी के कारण, गरीबी के कारण भारत में इस चीज का बड़ा संकट है। वे सभी व्यक्ति, वे सभी मानव जो अपनी सामान्य यानी कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो यह स्थिति गरीबी कहलाती है। और गरीबी एक ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति एक बार जब इस चक्र में फंस जाता है तो कभी इससे निकल नहीं पाता है। नगरीकरण भारत की एक अन्य समस्या है। नगरीकरण। नगरीकरण का अर्थ है किसी क्षेत्र में जब उद्योगों का विकास होता है, कल कारखानों का विकास होता है, तो बड़ी मात्रा में गांवों और अन्य क्षेत्रों से लोग पलायन करके यहाँ बसते हैं, जिससे लगातार नगर में एक तरह की समस्या उत्पन्न होती है, झुग्गी झोपड़ियां बस जाती हैं, शुद्ध पीने के पानी की कमी हो जाती है, आवास की कमी होती है। कुल मिलाकर नगरीकरण
यदि अपनी आबादी का एक बड़ा स्वरूप ले लेता है या एक स्थिति तक यदि आबादी को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो नगर में बढ़ती आबादी विभिन्न समस्याओं को जन्म देती है। महिला संबंधी समस्याएं, भारत के संबंध में महिलाओं की समस्याएं व्यापक समस्याएं हैं। भारत एक पुरुष प्रधान देश है और भारत में महिलाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करके रखा गया है। कई समस्याएं जैसे विधवा समस्या, कन्या भ्रूण हत्या समस्या, महिलाओं में तलाक संबंधी समस्याएं, बांझपन की समस्याएं, बलात्कार, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, ये वो समस्याएं हैं जो अमूमन सामान्य महिलाओं को भारत में झेलना पड़ता है। बाल मजदूरी का शाब्दिक अर्थ है कि वे सभी बालक जो काम करने योग्य नहीं है, जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है और वे ना चाहते हुए भी मजदूरी करने को विवश हैं। भारत में गरीबी के कारण भारत की एक बड़ी आबादी गरीब है और इस गरीबी में भोजन भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वे बालक ना चाहते हुए भी फैक्ट्री में, कारखानों में, होटल में, ढाबों में मजदूर की तरह कार्य करने को विवश हैं। मजदूरों संबंधी समस्याएं, भारत का एक बड़ा वर्ग दिहाड़ी मजदूरी करता है, फैक्ट्रियों में मजदूरी करता है। इनकी विभिन्न समस्याएं जैसे समय पर वेतन ना मिलना, उचित उपकरण ना मिलना, सुरक्षा के उपकरण ना मिलना, समय पर वेतन ना मिलना और वे सभी अन्य सुविधाएं जो उन्हें प्राप्त होनी चाहिए अपने क्षेत्र में भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। अपराधों में वृद्धि, भारत में लगातार आबादी बढ़ती जा रही है। बढ़ती आबादी ने बेरोजगारी को जन्म दिया है, जिसके फलस्वरूप बड़ी मात्रा में बहुत से युवा अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गए हैं और वे स्नैचिंग, छीना झपटी और हत्या, डकैती, चोरी इन सभी चीज़ों में शामिल हो गए हैं, क्योंकि उन्हें किसी न किसी रूप में अपने आप को स्थापित करना है और अपराध की दुनिया में आसानी से पैसा प्राप्त होता है और युवा बड़ी आसानी से इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। नशे का बढ़ता प्रचलन, भारत में पिछले कई दशकों में नशे के स्वरूप ने अपना आकार बड़ा कर लिया है। तंबाकू, शराब, अफीम, कोकीन, गांजा ये भारत के युवाओं में लगातार अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं, जो कि न केवल परिवार के लिए, समाज के लिए बल्कि देश के लिए भी हानिकारक है। हिंसा और आतंकवाद, हिंसा का शाब्दिक अर्थ है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध बल प्रयोग करता है, हिंसा कहलाता है। और आक्रामकता लगातार भारत में बढ़ती जा रही है, लोग बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते हैं। उसके अलावा आतंकवाद शब्द दो शब्दों से बना है, आतंक और वाद। आतंक का अर्थ है संग, आतंक का अर्थ है भय, डर की विचारधारा, जिसमें कोई व्यक्ति किसी भीड़ में बम विस्फोट करके, अंधाधुंध गोलियां बरसाकर, ट्रेन, बस या हवाई जहाज का हाईजैक करके लोगों में डर उत्पन्न करता है और सरकार पर दबाव बनाकर अपनी बातें बनाने का प्रयास करता है, आतंकवाद कहलाता है। दलितों संबंधी समस्याएं, भारत में एक आबादी है जो कि बहुत ही निम्न स्तर पर है और यह निम्न आबादी लगातार छुआछूत का, जातिगत उत्पीड़न का शिकार है। आज आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी इन्हें जातिगत असमानता या छुआछूत का सामना करना पड़ता है, तो भारत में यह भी एक बड़ी समस्या है। अल्पसंख्यक समस्या, अल्पसंख्यक का शाब्दिक अर्थ है जो संख्या में कम हो। अल्पसंख्यक शब्द दो शब्दों से बना है, अल्प और संख्या। भारत में हिंदू के अलावा वे सभी धर्म जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ये हिंदुओं की तुलना में कम हैं। इनके अंदर लगातार भय बना रहता है कि उच्च जाति के लोग या बहुसंख्यक हिंदू लोग इन्हें दबाकर रखेंगे, इनके साथ मारपीट की जाएगी और लगातार होने वाली जातिगत या धार्मिक हिंसा ने इस डर को और अधिक बढ़ा दिया है। और लास्ट है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है पृथ्वी में प्रदूषण होना या पृथ्वी का प्रदूषित होना प्रदूषण कहलाता है। पिछले एक दशक, 2 दशक के अंतर्गत स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई है। पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या तो है ही, परंतु पिछले 2 दशकों में इसने गंभीर रूप ले लिया है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, परमाणु प्रदूषण और हाल ही में प्लास्टिक एक सबसे बड़े प्रदूषण के रूप में हमारे सामने जगह बना रहा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है और जब तक हमारा देश जागरूक नहीं होगा, जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, हम इन समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे।
हमारा अगला प्रश्न है, प्रव्रजन या प्रवास से आप क्या समझते हैं? प्रव्रजन या प्रवास का सामान्य अर्थ है विभिन्न कारणों से जब कोई मानव या मानवीय समूह एक स्थान या एक क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर अच्छे जीवन और सुरक्षा की तलाश में जाकर बस जाता है, प्रवास कहलाता है। सरल शब्दों में परियोजित आवास प्रवास कहलाता है। यानी कि किसी निश्चित योजना के आधार पर एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाकर बसना प्रव्रजन या प्रवास कहलाता है। इसे ही अंग्रेजी में माइग्रेशन कहते हैं। प्रवास 4 प्रकार का होता है, गांव से शहर की ओर, शहर से गांव की ओर, गांव से गांव की ओर, शहर से शहर की ओर। प्रवास के कई कारण हैं। नंबर 1, भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण का अर्थ है कि वे सभी स्थान जो रहने के लिए जटिल है, जहाँ रहना बहुत ही समस्यापूर्ण, जैसे पहाड़ी इलाके, रेगिस्तान इलाके, तो यहाँ पर आबादी बहुत कम होती है और अधिकांश लोग यहाँ से पलायन करके शहरी क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में आकर बस जाते हैं। दूसरा कारण है राजनीतिक कारण। वे सभी क्षेत्र जहां पर राजनीतिक उपद्रव होता रहता है, या वे सभी सीमा क्षेत्र जहां आए दिन उग्रवादी हमला करते रहते हैं, या वे सभी क्षेत्र जहां हिंसा होती रहती है विभिन्न राजनीतिक कारणों से, तो ऐसे क्षेत्रों को भी लोग छोड़कर किसी अन्य स्थान पर बस जाते हैं जहां शांति बनी रहती है। तीसरा कारण है आर्थिक कारण। अधिकांश लोग अच्छे काम धंधे की तलाश में, अच्छे जीवन की तलाश में, अच्छी आय की तलाश में इन स्थानों को छोड़कर ऐसे स्थानों पर जाकर बसना पसंद करते हैं जहां आसानी से उन्हें काम धंधा मिल सके, उनकी आय का स्तर ऊंचा हो सके। चौथा है प्रौद्योगिक तकनीकी कारण। बहुत से लोग इन सभी कारणों के अलावा तकनीकी रूप से विलासिता के लिए, अच्छे रहन सहन के लिए, अच्छी जीवन शैली के लिए इन स्थानों को छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर जाकर बस जाते हैं। पांचवा है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। विभिन्न लोग अपना स्टैंडर्ड ऊंचा दिखाने के लिए, रहन सहन की स्थिति को अच्छा दिखाने के लिए, या किसी अन्य कारणों से जब एक स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर बस जाते हैं, तो वह सामाजिक सांस्कृतिक कारण कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नगरीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके फलस्वरूप क्या समस्याएं उत्पन्न होती है? नगरीकरण का शाब्दिक अर्थ है किसी नगर या शहर में जनसंख्या का तेज गति से बढ़ना, जिससे वहां के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है और समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और सरल शब्दों में, जब ग्रामीण आबादी काम धंधे की तलाश में, अच्छे जीवन की तलाश में गांवों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करती है, तो यह प्रक्रिया नगरीकरण, शहरीकरण कहलाती है। इसको ही अंग्रेजी में अर्बनाइजेशन कहा जाता है। नगरीकरण के फलस्वरूप विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे आवास की समस्या। लगातार आबादी बढ़ने से शहरों में आवास की कमी हो जाती है और वहां धीरे धीरे झुग्गी झोपड़ी का विकास होने लगता है। जन सुविधाओं की समस्या। जन सुविधाओं का अर्थ है वस्त्र, जल, सड़कें, नालियां, निकासी, पार्क, इन सभी सुविधाओं की कमी होना। शुद्ध जल की समस्या। लगातार आबादी बढ़ने से शुद्ध पीने के पानी की कमी हो जाती है। गंदे पानी के निकास की समस्या। जब आबादी बढ़ती है तो गंदे पानी की भी बड़ी मात्रा में निकासी होती है, उस गंदे पानी का निपटारा भी बड़ी समस्या बन जाता है। शहरों के आसपास गंदी बस्तियों का विकास हो जाता है। उसके अलावा परिवहन की समस्या, प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण के स्तर में गिरावट, अपराधों की समस्या और मादक द्रव्य दुरुपयोग। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रवास कई समस्याओं को जन्म देता है, जैसे नंबर 1 आवास की समस्या, जन सुविधाओं की समस्या, शुद्ध पीने के पानी की समस्या, गंदे पानी के निकास की समस्या, शहरों के आसपास गंदी बस्तियों की समस्या, परिवहन की समस्या, प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण में गिरावट, अपराधों की समस्या और मादक द्रव्य दुरुपयोग। झुग्गी झोपड़ियों या मलिन बस्तियों से आप क्या समझते हैं? शहरों के आसपास या महानगरों के खाली क्षेत्रों में जो कच्ची पक्की बस्तियां अनियमित रूप से बस जाती हैं, जहां हवा और रोशनी का अभाव होता है, सामुदायिक सेवाओं की कमी होती है, सुविधाओं की कमी होती है, गंदे पानी की निकासी नहीं होती है, आमतौर पर वहां के लोग आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। यहाँ का संपूर्ण वातावरण लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं नैतिकता के लिए हानिकारक होती हैं, तो ऐसे इलाकों को मलिन बस्ती या झुग्गी झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे अभिशप्त इलाका, खराब इलाका, गंदा इलाका, झोपड़पट्टी, स्लम एरिया आदि। इन क्षेत्रों में प्राय निम्न आय या मजदूरी
दिहाड़ी वाले लोग निवास करते हैं। ये सामान्य रूप से गरीब लोग होते हैं जो काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में यहाँ आकर बस जाते हैं। इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये शहरी जीवन में स्वयं को स्थापित कर सकें। इनमें मुख्य रूप से दिहाड़ी मजदूर, सब्जी बेचने वाले, फेरी वाले, ठेले वाले, छोटे मोटे दुकानदार आदि शामिल होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन झुग्गी झोपड़ियों में सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और शहरों को विकसित करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ियां वे इलाके होते हैं जो शहरों के आसपास अनियंत्रित तरीके से और अनियमित रूप से बस जाते हैं। भारत में परिवार की बदलती संरचना से आप क्या समझते हैं? सामान्य रूप से माता पिता और उनसे उत्पन्न संतानों के समूह को परिवार कहा जाता है। परिवार शब्द दो शब्दों से बना है, परि जमा वार। परि का अर्थ है परिचित या जानने वाला, और वार का अर्थ है साथ रहने वाला। इस प्रकार एक ऐसा मानवीय समूह जो एक साथ रहता है, एक दूसरे की परवाह करता है, एक दूसरे के सुख दुख में संपूर्ण रूप से शामिल होते हैं, तो ऐसे परिवार कहा जाता है। परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार केवल माता पिता और उनकी उत्पन्न संतानें, संयुक्त परिवार दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उन सब की संतानें जो एक साथ रहती हैं, और उनका मुखिया परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। और सबसे खास बात, इन सब का खाना एक ही चूल्हे पर पकता है, तो यह समूह संयुक्त परिवार कहलाता है। परिवार की बदलती संरचना, अब विभिन्न कारणों से भारत में संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवारों का विकास हो रहा है और लगातार संयुक्त परिवारों का विघटन होता जा रहा है और धीरे धीरे उनका स्थान एकल परिवार ले रहे हैं। यानी कि भारत में पारंपरिक परिवार संरचना टूट रही है और इसके मुख्य कारण निम्न है। नंबर 1 औद्योगिकरण, नंबर 2 शहरीकरण, नंबर 3 आधुनिकीकरण, नंबर 4 नई शिक्षा प्रणाली, नंबर 5 व्यक्तिगत जीवन में बढ़ती निजता, आर्थिक परेशानियां और पश्चिम देशों का प्रभाव। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? बेरोजगारी का शाब्दिक अर्थ है बिना रोजगार के, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बालिग है, काम करने योग्य है, काम करना चाहता है, परंतु बाजार में उपलब्ध मजदूरी दर पर उसे काम प्राप्त नहीं हो रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाएगा और ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाएगा। इसको ही अंग्रेजी में अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। बेरोजगारी अपने आप में एक संकट है, एक समस्या है। व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर यह विभिन्न समस्याओं को जन्म देती है। यह एक प्रकार से गरीबी की जननी भी है। बेरोजगारी कई प्रकार की है, जैसे ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और तकनीकी बेरोजगारी। बाल मजदूरी से आप क्या समझते हैं? बाल मजदूरी का सामान्य अर्थ है वह श्रम जो बालकों या बच्चों के द्वारा करा या करवाया जाता है। बचपन पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के लिए होता है, परंतु कई बार विभिन्न कारणों के फलस्वरूप बच्चों को ना चाहते हुए भी शारीरिक और मानसिक श्रम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, तो इसको ही बाल श्रम या बाल मजदूरी के नाम से जाना जाता है। भारत जैसे देश में गरीबी बाल मजदूरी का सबसे बड़ा कारण है। हमारे समाज में बहुत से बच्चे होटलों, ढाबों, चाय की दुकान, फैक्ट्रियों, कल कारखानों आदि में बहुत ही कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हैं। उन्हें हार्ड तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और इसके समाधान के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं, परंतु उनको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार से और सरकारी बाबुओं की साठगांठ से आज भी बाल मजदूरी लगातार चल रही है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वे सभी बालक जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है और वे बालिग नहीं हैं, उनकी उम्र पढ़ने लिखने की है, ऐसे बालक जब किसी होटल पर, ढाबा पर काम करते हैं, तो इस स्थिति को ही बाल मजदूरी कहा जाता है। निर्धनता किसे कहते हैं? निर्धनता का सामान्य अर्थ है धन का ना होना। इसको ही गरीबी कहा जाता है। वे सभी व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को या आधारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, यानी कि वे भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और शुद्ध पीने के जल की स्थिति को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वे अपनी बिल्कुल आधारभूत जरूरतें, यानी कि भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, असमर्थ हैं, तो निर्धन कहलाते हैं और इस स्थिति को निर्धनता कहा जाता है और इसको ही गरीबी कहते हैं। अंग्रेजी में यही पॉवर्टी कहलाती है। निर्धनता वास्तव में एक दुष्चक्र है। यदि कोई परिवार या व्यक्ति एक बार इसमें फंस जाता है तो उससे फिर निकल नहीं पाता है। अपराध से आप क्या समझते हैं? ऐसा कोई भी कृत्य या कार्य जिससे किसी व्यक्ति को, समाज को शारीरिक या मानसिक या संपत्ति को हानि पहुंचती है, जन भावना को ठेस पहुंचती है,
तो ऐसा आचरण या व्यवहार अपराध कहलाता है। इसको अपराध कहा जाता है। अपराध एक ऐसा कार्य है जिसे खतरनाक माना जाता है। चोरी करना, डाका डालना, मारपीट करना, हत्या करना, बलात्कार करना, शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न करना आदि अपराध की श्रेणी में आता है। कुल मिलाकर कोई ऐसी घटना या ऐसा कार्य है जिससे किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या संपत्ति के रूप में हानि होती है, आपराधिक स्थिति कहलाती है। किशोर अपराध या बाल अपराध से आप क्या समझते हैं? वे सभी बालक जो वयस्क नहीं हैं, जिनकी आयु अभी बालिग नहीं है और वे कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं उत्तेजना में आकर, आक्रामकता में आकर या बहकावे में आकर, वो कोई ऐसा कार्य करते हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है, तो इसे किशोर अपराध या बाल अपराध की संज्ञा दी जाती है। इन्हें या ऐसे अपराधियों को सीधे सजा नहीं दी जाती, इन्हें सुधरने का एक मौका दिया जाता है, इनके साथ नरम व्यवहार किया जाता है और इन्हें कुछ सालों की सजा देने के बाद गृह सुधार गृह में या गृह कारावास में रखा जाता है, ताकि इन्हें पढ़ाया लिखाया जाए, इन्हें कोई स्किल सिखाई जाए, ताकि बाद में सामान्य मानव जैसा जीवन जी सकें। मादक द्रव्य दुरुपयोग से आप क्या समझते हैं? इसके मुख्य कारण क्या हैं? वे सभी पदार्थ जिनको ग्रहण करने से, पीने से या लेने से मदहोशी, मादकता, उन्माद, स्थिरता, उत्तेजना आदि का अनुभव होता है, तो ऐसे पदार्थों को मादक पदार्थ कहा जाता है या इन्हें नशीले पदार्थ कहा जाता है। पिछले कई दशकों में समाज में इसका प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे शराब, तंबाकू, अफीम, गांजा, चरस, कोकीन और दूसरे अन्य पदार्थ इसके अंतर्गत शामिल हैं। नशीले पदार्थ का अर्थ है वे सभी पदार्थ जो हमारी मति को भ्रष्ट करते हैं, स्थिर करते हैं या उत्तेजना प्रदान करते हैं। नशीले पदार्थ किसी भी परिवार, समाज या देश के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं और इसके बुरे प्रभाव की जानकारी होने के बावजूद भी लोग इसका लगातार व्यापकता से सेवन करते हैं। इसके मुख्य कारण निम्न: नंबर 1 निराशा, कुंठा या तनाव, नंबर 2 बेरोजगारी, नंबर 3 सामाजिक कारण, नंबर 4 पारिवारिक कारण और नंबर 5 फैशन और मीडिया। हिंसा से आप क्या समझते हैं? कोई भी ऐसा कृत्य जिससे किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या किसी अन्य संदर्भ में चोट या हानि पहुंचती है, तो इसे हिंसा कहा जाता है। हिंसा एक मानवीय घटना है जो दूसरों की आज़ादी का अतिक्रमण कहलाता है और मानव इतिहास जितना पुराना है, हिंसा का इतिहास भी उतना ही पुराना है। सामान्य मारपीट, हत्या, बलात्कार हिंसा के कुछ मुख्य उदाहरण हैं। हिंसा का शाब्दिक अर्थ है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसे हानि पहुंचती है, हिंसा कहलाता है। हिंसा के मुख्य उदाहरण निम्न: नंबर 1 वाहन के द्वारा हत्या करना, सड़क पर हिंसा जैसे प्रदर्शन, पुलिस के द्वारा हिंसा आदि, स्वयं पर हिंसा जैसे आत्महत्या या मादक द्रव्य का दुरुपयोग, आंतरिक युद्ध, राजनीतिक हिंसा या आतंकवाद आदि। अगला प्रश्न है आतंकवाद किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है? आतंकवाद शब्द दो शब्दों के योग से बना है, आतंक और वाद। आतंक का अर्थ है डर, भय या संकट और वाद का अर्थ है विचारधारा। जब किसी आधार पर डर या भय का विस्तार किया जाए, अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाएं, बम विस्फोट किए जाएं, हवाई जहाज, बस या ट्रेन का अपहरण कर लिया जाए, तो इस तरह की घटना आतंकवाद कहलाती है। इसको अंग्रेजी में टेररिज्म कहा जाता है। आज भारत की और विश्व की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। भारत पिछले 40 सालों से पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवाद का सामना कर रहा है और आतंकवाद का सबसे बड़ा हमला अब तक अमेरिका में हुआ था, जिसे 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 3000 अमेरिकी मारे गए थे। आतंकवाद के मुख्य प्रकार निम्न हैं: नंबर 1 धार्मिक आतंकवाद, नंबर 2 शहरी आतंकवाद, नंबर 3 ग्रामीण आतंकवाद, नंबर 4 नस्लीय आतंकवाद और नंबर 5 जातीय आतंकवाद। सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में लोक कल्याण की स्थापना करना। कोई भी समाज एक समान नहीं होता है। समाज विभिन्न वर्गों, विभिन्न समूहों में बटा रहता है और इसमें बहुत से लोग अपनी सामान्य जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। इसमें कई वर्ग होते हैं, जैसे अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, वंचित वर्ग, दलित वर्ग, विकलांग, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि। यानी कि सरकार के द्वारा जब भी कोई योजना बनाई जाएगी, कोई परियोजना लाई जाएगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हमारे समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। और लगभग
समाज के सभी वर्गों तक भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी मूलभूत वस्तुओं की पहुंच उन तक होनी चाहिए ताकि समाज कल्याण की स्थापना हो सके। भारत जैसे देश में आज 141 करोड़ की आबादी है, इसलिए यहाँ की एक बड़ी आबादी गरीबी का सामना कर रही है। इस गरीबी की आबादी के लिए समाज कल्याण एक रामबाण की तरह कार्य करती है, एक खुराक की तरह कार्य करती है। यदि सरकार कोई भी योजना लेकर आती है और उसमें गरीबों का ध्यान रखा जाता है तो कहीं ना कहीं समाज में कल्याण की स्थापना होती है। तो इसको ही सामाजिक न्याय कहा जाता है। सामाजिक न्याय का शाब्दिक अर्थ है समाज में सभी वर्ग के लिए कल्याण की स्थापना करना। अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं? किसी भी देश या राज्य में एक बड़ी आबादी निवास करती है, इसमें बहुत से मानवीय समूह होते हैं। वे मानवीय समूह जो औरों की तुलना में कम होते हैं अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अल्पसंख्यक शब्द दो शब्दों से बना है, अल्प और संख्या। अल्प का अर्थ है कम या थोड़ा और संख्या का अर्थ है आबादी। इस प्रकार मानवीय समूह जो किसी क्षेत्र या देश में रहता है और उनकी आबादी औरों की तुलना में कम है तो इन्हें अल्पसंख्यक कहा जाएगा। इनको अंग्रेजी में माइनॉरिटी कहा जाता है। अल्पसंख्यक कई वर्ग होते हैं जैसे भाषाई अल्पसंख्यक, जातीय अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, नस्ली अल्पसंख्यक आदि। हमारा अगला प्रश्न है, महिलाओं को समाज में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हमारा समाज दो लिंगों पर आधारित है, स्त्री और पुरुष। परंतु लगभग सभी समाजों में पुरुष प्रधान व्यवस्था है और महिलाएं किसी न किसी रूप में पुरुषों पर निर्भर हैं, जिसके फलस्वरूप महिलाओं को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर देखा जाए तो एक महिला अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक पुरुषों पर निर्भर होती है। पैदा होने पर अपने पिता पर आश्रित, थोड़ा बड़ा होने पर भाई पर आश्रित, विवाह होने पर पति पर आश्रित और बुढ़ापे में अपने पुत्र पर आश्रित होती है, यानी उसका जीवन कभी भी स्वतंत्र नहीं होता है। तो वे सभी समस्याएं जो महिलाओं को और जटिल बना देती हैं महिला संबंधी समस्याएं कहलाती हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या। नंबर 2 विधवा समस्या। नंबर 3 दहेज प्रथा या दहेज हत्या। नंबर 4 घरेलू हिंसा। नंबर 5 छेड़छाड़ और दोहरी शब्दावली का सामना। नंबर 6 बलात्कार और नंबर 7 सामाजिक और राजनीतिक असमानता। नर जातीयता शब्द से क्या अभिप्राय है? नर जातीयता शब्द दो शब्दों से बना है, नर और जातीयता। नर का अर्थ है मानव, जाति का अर्थ है नस्ल का। नर जातीयता शब्द मानवीय नस्ल की ओर संकेत करता है। यह शब्द इस बात पर बल देता है कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं सभी आपस में भाई हैं, कोई किसी से अलग नहीं है और ये मानवीय एकता की स्थापना पर बल देता है। परंतु दुर्भाग्य से न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में नर जातीयता शब्द का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज धार्मिक नेता, राजनीतिक नेता, क्षेत्रीय नेता और भाषाई नेता नर जातीयता शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों को भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। विश्व भर में लोगों को धर्म के नाम पर बांट दिया गया है, जाति के नाम पर बांट दिया गया है और लोग बिना किसी को जाने अकारण ही दूसरों से नफरत करते हैं। जैसे हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम से नफरत करते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग ईसाई से नफरत करते हैं। कुल मिलाकर हमारा समाज आज विभिन्न प्रकार के असमानताओं में बटा हुआ है। इस विभाजन को ही नर जातीयता कहा जाता है और नर जातीय किसी भी देश के लिए, समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न वो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में यूं के यूं आएंगे और इनको करने से आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। धन्यवाद।